दोस्तों नमस्कार। यह दौर सत्ता को विचार मानने का है। यह दौर सत्ता पाने के लिए जो सिरों को गिना जाता है उसकी कतार में शामिल होते हुए उन्हीं सिरों को और उसकी संख्या को विचारधारा बतलाने का है। यह दौर एक ऐसे चुनाव का है जिसके आश्रय भारत के भीतर में विचार और विचारधारा और बीजेपी और उसकी सत्ता और संघ और उसके विचार और दूसरी तरफ कांग्रेस मुक्त भारत की सोच, सब कुछ उसी पर टिका हुआ है। यह दौर और यह काल वाकई अद्भुत है, क्योंकि इस दौर में कांग्रेस वाकई वो कांग्रेस नहीं जिसका जिक्र आरपीएन सिंह ने आज कर दिया, लेकिन इस दौर में वह बीजेपी भी नहीं जिसका जिक्र एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे। यह दौर समूची भारत की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए बेताब है, और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश एक ऐसी परिस्थितियों के बीच आकर फंस गया है जहां उत्तर प्रदेश को अगर बीजेपी ने गंवा दिया तो यकीन जानिए दिल्ली की सत्ता डामाडोल हो जाएगी, और डामाडोल होने की पहली परिस्थिति या पहली गाज राज्यसभा पर गिरेगी, जहां पे संख्या बल बीजेपी की कम हो जाएगी। यानी उसके बाद जो भी इस देश में आर्थिक सुधार के नाम पर जो विधेयक लाए जाते हैं, जो बैंकों को बेचने के नाम पर जो पेश किया जाता है, जो इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के हाथ में सब कुछ सौंपने की जो सोच है, वो सारी सोच एक झटके में इसमें किसानों को भी जोड़ डाली है, क्योंकि किसानों को लेकर भी 3 कानून पर आखिरी मुहर राज्यसभा में ही किस तरीके से लगाई गई, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जीतना बीजेपी के लिए और उसकी सत्ता के लिए यानी मोदी सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए एक एक सीट पर इस नजरिए से देखा परखा जा रहा है कौन जीत सकता है, कौन सामने वाले को हरा सकता है। परसेप्शन कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बना दिया जाए जहां पर विपक्ष दंगा कराने वाली पार्टी के तौर पर ही अंकित हो जाए, लोगों के जहन में यह परसेप्शन बस जाए कि देखिए जो अपने तौर पर इस देश में लोकतंत्र को हड़प गए, वह इस देश के भीतर में विपक्षी राजनीतिक दलों की दागी परिस्थितियों को उभार कर खुद को साफ और स्वच्छ बतलाना चाहते हैं। यह एक बेसिक लाइन है, लेकिन इस लकीर के भीतर का सच क्या है और उत्तर प्रदेश पर सांसें क्यों बीजेपी की अटकी हुई है, हमें लगता है शुरुआत आज इसी से करना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आरपीएन सिंह क्यों आ गए, उससे पहले जितिन प्रसाद क्यों आ गए, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों आ गए। सिंधिया 2020 में आए, जितिन प्रसाद 2021 में आए, आरपीएन सिंह 2022 में आए। तीनों में एक ही चीज की समानता है या 2 चीजों की समानता है। तीनों के रिश्ते उस दून स्कूल से रहे हैं जिस दून स्कूल की पहचान भारत के बड़े पॉलिटिशियंस और रईस पॉलिटिशियंस के परिवारों से जुड़ता है, और शायद उसका नेक्सस कांग्रेस काल से निकलकर उभरकर इस देश की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों ने देखा है। यह तीनों कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में चले गए, तीनों दून से आते हैं। तीनों का जन्म और तीनों की परवरिश यकीन जानिए चांदी के चम्मच के साथ ही हुई, क्योंकि तीनों की पहचान शाही परिवार से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ ही जाती है। एक महाराज तो दूसरे राजा, एक कुंवर, क्या क्या कहलाते हैं यह दूर की बात है। लेकिन भारत के लोकतंत्र के भीतर में उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और एक एक सीट पर क्यों, और एक एक कैंडिडेट चाहे किसी भी दिशा से किसी भी तरीके से आ जाए, वह उत्तर प्रदेश की थाली में रखकर बीजेपी का हेडक्वार्टर कैसे सज संवर जाता है। 12:34 पर आरपीएन सिंह अपने इस्तीफे को ट्वीट करते हैं। समूचा देश जान जाता है कि आरपीएन सिंह अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं, और 2 घंटे के बाद, ठीक 2 घंटे के बाद 2:35 पर वह बीजेपी हेडक्वार्टर में नजर आते हैं, और 3 बजे नेताओं के साथ बैठकर वह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उसके दुपट्टे को ओढ़ते हैं, फूल का गुलदस्ता लेते हैं। और बड़ी शानदार तस्वीर है ये, ध्यान से देखिए। इसमें कोई दूसरा शख्स गुलदस्ता नहीं दे रहा है, बल्कि गुलदस्ता देने वाले शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो खुद कांग्रेस से आए। लेकिन जो 3 नाम हैं, इन तीनों के पिता भी कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे, तीनों मंत्री भी रहे। कोई इंदिरा गांधी के दौर में मंत्री रहा, कोई राजीव गांधी के काल में रहा, कोई आने वाले वक्त में मनमोहन सिंह काल को याद जब कीजिएगा तो उस दौर में भी मंत्री रहे, सभी मंत्री रहे।
लेकिन फिर वही सवाल है, उत्तर प्रदेश को लेकर सांसें अटकी हुई कहां पर है। उत्तर प्रदेश हारने का मतलब बीजेपी के लिए यह है कि राज्यसभा में एक झटके में विपक्ष की सदस्य संख्या एनडीए की सदस्य संख्या से लगभग 22 ज्यादा हो जाएगी। और इसका मतलब बहुत साफ है कि राज्यसभा में कोई भी विधेयक बीजेपी के लिए पास करा पाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है। इस दौर में महाराष्ट्र के भीतर में जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया है, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो तमाम रास्ते महाराष्ट्र की दिशा में जाते थे, दिल्ली लगातार उसका प्रयास कर रही है कि दरअसल उत्तर प्रदेश वह जमीन बन जाए जहां पर वो पूरे इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करा सके। इस दौर में उसे सफलता मिली नहीं है और शायद पहली खटपट इसी को लेकर मोदी और योगी या दिल्ली या लखनऊ के बीच में शुरुआत हुई थी कि आप जिस तरीके से परसेप्शन को बना रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कैसे हम महाराष्ट्र का रास्ता बदल कर यहां तक लाएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक तो आपने बनाया नहीं। लेकिन बहरहाल उस दिशा में जाना है तो बीजेपी को जीत चाहिए। दूसरा सवाल इन्वेस्टमेंट का है। तीसरा सवाल 2024 का है, जहां पर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की अटकी हुई हैं लोकसभा की, और जब तक वहां पर जीत हासिल नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भीतर की परिस्थितियों को अगर इस दौर में आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो आज की तारीख में हर कोई बीजेपी के उस अतीत को समझना चाहता है कि जब बीजेपी में घटनाक्रम बदल रहे थे तब हम खामोश क्यों थे। ध्यान दीजिए, शांता कुमार हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, जब इन्हें साइडलाइन किया जा रहा था तो खामोश कौन थे? क्या नितिन गडकरी खामोश थे? राजनाथ सिंह खामोश थे? यकीनन। आज जब इनको खामोश किया जा रहा है तो उस वक्त सत्ता में बैठे हुए कौन शख्स खामोश थे? प्रकाश जावड़ेकर खामोश थे, रविशंकर प्रसाद खामोश थे, यकीनन। और आज जब उनको खामोश कर दिया गया है तो इस वक्त कौन खामोश है और आने वाले वक्त में उसे भी कैसे खामोश कर दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में अब वह लकीरें मिटाई जा रही है जहां पर कोई असर गठबंधन के साथ बने या फिर सत्ता पाने के लिए, सिरों को गिनने के लिए हम किसी के साथ समझौता करें, उल्टे है उसको उठा के साथ ले आए। आरपीएन सिंह आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वह पंडरौना से चुनाव लड़ेंगे और पंडरौना का इतिहास क्या बतलाता है या खुद आरपीएन सिंह का इतिहास क्या बतलाता है? पंडरौना का इतिहास खुले तौर पर बतलाता है जब तक आरपीएन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तब तक वह जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में कौन जीता? वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए जो चुनाव जीतते चले गए। आरपीएन सिंह ने 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे राम नगीना मिश्रा, उन्होंने उनको हरा दिया। उसके बाद वो चले गए विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए आरपीएन सिंह। इनके पिता जो हुआ करते थे वह इंदिरा गांधी के साथ मंत्री पद पर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय वो संभाला करते थे, सीपीएन सिंह, वह भी पंडरौना से सांसद रहे हुए हैं। पंडरौना मत कहिए, उसके बाद पंडरौना से सांसद रहने के बाद उसके बाद यह 2008 में परिवर्तित करके कुशीनगर बना दिया गया, जहां से कुशीनगर लोकसभा की पहली बार सीट पर आरपीएन सिंह ही जीते जो लोकसभा में आए और फिर मनमोहन सिंह के काल में वह मंत्री भी बने थे। लेकिन बहरहाल जब हम जिक्र कर रहे हैं तो समझिए कि पहला लोकसभा हारने के बाद 1996 में पंडरौना की सीट पर विधानसभा जीतते हैं, 2002 में फिर जीतते हैं, 2007 में फिर जीतते हैं, लेकिन 2009 में जब लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह सीट खाली होती है और इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जीतते हैं, जो कि उपचुनाव था, बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर वह जीतते हैं। बीएसपी 2012 में फिर से वहां जीतती है, लेकिन 2012 आते आते वहां पर इसका एहसास उसके बाद होने लगता है कि दरअसल 2017 जब नजदीक आ रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है ना ना यहां से जीत नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी अगर बीएसपी के साथ रहे, क्योंकि इस दौर में बीएसपी के साथ तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा एमएलए कोई समाजवादी पार्टी में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, वह छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। इसी पंडरौना सीट पर आरपीएन सिंह को खड़ा करके क्या राजनीति साधी जाएगी, जीत अपने हक में की जाएगी? यकीनन यह बिसात बहुत शानदार है। इस बिसात का मतलब ठीक वैसे ही है, इसको इस रूप में भी समझिए कि जिस शख्स ने
हराया था जितिन प्रसाद को, वो शख्स बीजेपी को छोड़कर चला गया समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस से यह हारे हुए शख्स थे, ये आ गए बीजेपी में। देखिए लकीरें धीरे धीरे मिट रही है। आपके जहन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि किस रूप में पार्टी को किस तरीके से देखा जाए। कई और नेता भी आपके जहन में आएंगे इन तीनों के अलावे। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में चली गई, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में चली गई, शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बना लेती है, हरियाणा से निकले हुए अशोक तंवर भी कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। एक लंबी कतार है। लेकिन इस दोनों परिस्थिति के बीच में हर बार आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां की एक एक सीट बड़ी मायने रखती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर दो घटनाएं बहुत तेजी से हो रही है, एक पर सबकी नजर है, एक पर किसी की नजर नहीं है। एक पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि मीडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर वही खबर छाई हुई है, दूसरी खबर ब्लैकआउट है। पहली जो बड़ी खबर छाई हुई है, यही बीजेपी कह रही है देखिए समाजवादी पार्टी किन्हें टिकट दे रही है। जो दंगा करते थे, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित को अव्यवस्थित किया हुआ था, उनको टिकट दिया जा रहा था। यहां सवाल यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दागी विधायकों को लेकर या दागी उम्मीदवारों के साथ खड़ा हुआ जाए। यहां एक ही सवाल है, जिस विधानसभा के भीतर में बीजेपी के एमएलए, हर दूसरा एमएलए दागी था, और जिस एमएलए और मंत्रियों की कतार पर जो दाग लगे हुए थे वह इतने शातिर और इतने घने दाग थे जो महिलाओं के खिलाफ थे, जो हत्या से जुड़े मामले थे, हत्या का प्रयास करने के मामले थे, डकैती के मामले थे, अपहरण के मामले थे। ऐसे मामलों को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर जब उंगली उछाल रही है तो हमें लगता है कि आज आप यकीनी तौर पर खुद को समान मान लीजिए और परखना शुरू कीजिए हम किस परिस्थिति में इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक एक सीट क्यों महत्वपूर्ण है। और अब जब इस बात का जिक्र होता है कि देखिए नाहिद हुसैन को टिकट दे दी गई, जो कि एक लिहाज से जिस पर तो सुप्रीम कोर्ट तक का उंगली उस पर उठी हुई थी, तो हमें लगता है बहुत सारे पन्नों को जब आप उठाइएगा तो बहुत सारे दाग आपको इस देश के बड़े बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस देश के सांसद, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और पता नहीं कौन कौन इसके दायरे में आ जाएंगे। सवाल प्रचार का है। लेकिन जो चीजें छुपी हुई है, वह कौन सी चीजें छुपी हुई है। इस दौर में बीजेपी के जो भी विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यानी जनता पहली बार मुखर है, जनता बहुत एग्रेसिव है। यहां तक कि सिराथू जैसी जगह में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वहां की महिलाएं जब विरोध कर रही थी, वह वीडियो भी जब वायरल हुआ तो उसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। लगभग 16 जगहों पर अलग अलग तरीके से बीजेपी के लोगों का विरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इस दौर में हुआ है। कुछ खुद को गन्ना किसान कहते रहे, कुछ मिलों के मालिकों से मिले रहे, कुछ इस दौर में किसानों के हकदार खुद को बताते रहे। किसी ने कहा हम तो शांति के प्रतीक थे, हम तो जाट थे, हमने तो इस रूप में जाट स्वाभिमान को जिंदा रखा। उनका भी विरोध, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और जो जीते हुए थे, उनका विरोध भी हो रहा है। लेकिन यह चीजें नहीं रेंग रही है। दो तीन सवाल फिर उभरते हैं। जो दिखाया जा रहा है वही सच है या जो छुपाया जा रहा है वह सच है? जो छुपाया जा रहा है उसका असर चुनाव में वोट के तौर पर होगा या जो दिखाया जा रहा है उसका असर चुनाव में वोट के तौर पर होगा? ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में कैद है। लेकिन परिस्थिति में दोबारा लौटिए इसी जगह पे जहां पे एक लकीर खिंचती चली जा रही है और इस बात को लेकर उलझन है कि आखिर क्या कांग्रेस वही कांग्रेस नहीं है? यकीनन वही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में थी इसकी पहचान कॉरपोरेट के साथ थी। कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है, इसकी पहचान मजदूर और किसान से जुड़ रही है। यह लेफ्ट हो चली है। बीजेपी जब सत्ता में थी तब स्वदेशी का जिक्र करती थी, निजीकरण का विरोध करती थी, विदेशी निवेश का विरोध करती थी और कम से कम कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसमें तो यह चाहती ही नहीं थी कि एफडीआई वहां पर आए भी। सत्ता गिरने लगी, विरोध होने लगे, आरएसएस और बीजेपी के बीच वाजपेयी काल तक टकराव देखा गया। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी बदल गई है। यह मोदी काल है, जिसे कॉरपोरेट से प्रेम है, जिसे विदेशी पूंजी से प्रेम है, जो इस देश के विकास को विदेशी पूंजी और डॉलर के आश्रय ही देखना चाहते हैं। अब यह स्वदेशी की बात नहीं करती,
इस देश के भीतर में निजीकरण जो है और मोनेटाइजेशन हर चीज का लगाकर उसको बेच देने की कला और हुनर को भी राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ा जाए, इस हुनर को इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं संभाला, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस ने भी सच मानकर आत्मसात कर लिया है। परिवर्तन हर पॉलिटिकल पार्टी में हुआ है, यहां तक कि गठबंधन भी टूटे हैं। जरा कल्पना कीजिए, अकालियों के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया, दोनों पंजाब में अलग थलग खड़े हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहा जाता है कि जो संगठन है अकालियों के पास वह एक साथ है, जो कैप्टन का चेहरा है वह उसके साथ है, जो बीजेपी की पूंजी है वह उसके साथ है। ये तीनों कहीं मिल जाएंगे आखिरी में, यह भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी अकाली बीजेपी के साथ नहीं है, लगभग 2.5 से 3 दशक का साथ छूट गया। शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं, और हिंदुत्व को लेकर दोनों में झगड़ा हो चला है कि तुम्हारा नव हिंदुत्ववाद जो है वह सत्ता प्रेमी है, हमारा हिंदुत्ववाद इस देश में हिंदुओं के साथ खड़े होकर बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी हम ही अपने कांधे पर उठाते हैं। जो भी आप हमें निशाना साधना है साध लीजिए, यह शिवसेना कहती है। और अयोध्या की यात्रा करने उद्धव ठाकरे भी निकलते हैं। हिंदुत्व को लेकर झगड़ा है, तालमेल को लेकर झगड़ा है, और इस परिस्थितियों में जो छत्रप है उनकी क्या हैसियत है। छत्रपों की कतार में तेजस्वी यादव है यानी आरजेडी है, उसकी कतार में समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है। अलग अलग जगहों पर जब आप चलते चले जाइएगा तो उसमें एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज जो नजर आती है, इनकी क्या हैसियत है। अकाली, डीएमके, बीजेडी उड़ीसा की, वह पार्लियामेंट में साथ देती है, बीजेपी का कहीं ना कहीं टैक्टिकल तरीके से चलती है, अन्यथा उसे पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर है, आने वाले वक्त में साथ नहीं दिया तो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तेलंगाना राष्ट्रवादी पार्टी जो है वह भी किस रूप में मचलती है, शांत हो जाती है। जो आंध्र प्रदेश में संभाले हुए हैं उनकी भी अपनी कांग्रेस है, वह भी किस रूप में सरकार के भी साथ है और अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की भी लड़ाई लड़ती है। ये तमाम चीजें बतलाती हैं कि लकीरें मिट रही है, तो लकीरें बच कहां रही हैं? बच रही है सत्ता के आने और गंवाने की परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो गया है। और सौदा इससे पहले भी हुआ होगा नेताओं का कि हम तुम्हारे साथ आ जाएं, तुम हमें ले लो, लेकिन उस सौदे का जो असली मापदंड होता है वो उस मौके का इंतजार करता है जहां पर 12:34 पर इस्तीफा दिखाया जाता है और 2:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच के शामिल हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी क्या किया, किस तरीके से बीजेपी को छोड़ा, और 1 घंटे ही नहीं चंद मिनटों में ही अखिलेश यादव के साथ तस्वीर को ट्वीट करते हुए लोगों ने देख लिया। लगभग 1.5 दर्जन एमएलएस जो छोड़कर निकले बीजेपी के, उनकी हर दृष्टि हर तरीके से कितनी जल्दबाजी थी कि सामने शामिल हो जाएं और टिकट मिल जाए और हम चुनाव लड़ लें। फिर 2-3 सवाल उभरते हैं, क्या वाकई पार्टी बदलने के बाद चुनावी जीत मिल जाएगी? क्या जनता के भीतर जिस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर और जिस सत्ता को लेकर आक्रोश है, सवाल इस वक्त 2017 से 2022 तक की सत्ता का है। ये 2012 से 2017 की सत्ता गड़बड़ थी, खराब थी, दागी थी, इसीलिए 2017 में बदल दिया गया। उससे पहले मायावती को लेकर बहुत सारे सवाल थे, इसीलिए उसको बदल के अखिलेश यादव को लाया गया था। यही सवाल योगी आदित्यनाथ के साथ पैबंद के तौर पर चिपक चुका है। और असल लड़ाई इसी बात की हो चली है कि अगर चीजें डगमगाएगी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम में जहां पर जो परेशान होता है दूसरा चुप रहता है, उसे लाभ मिल रहा है, फिर वह निशाने पर आता है तो फिर दूसरा चुप रहता है, फिर वह निशाने पर आता है तो तीसरा चुप होता है। हर कोई इंतजार क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव का कर रहा है, उसके चुनाव परिणामों का कर रहा है। और इस दौर में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के जा रहे हैं, उसमें आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी लीजिए, सैनी का नाम भी लीजिए, उसमें जितिन प्रसाद का नाम भी लीजिए, आरपीएन सिंह का नाम भी लीजिए, और 1.5 दर्जन से ज्यादा एमएलएस का नाम लीजिए, लगभग 32 सीनियर नेताओं का नाम लीजिए जो इस दौर में इधर से उधर हुए हैं, सबका नाम ले लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जब भारत की राजनीति को तय करने निकल चला हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जब इस देश की संसद के भीतर की परिस्थितियों को भी डिगाने निकल चुके हों, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जब आने वाले भारत को किस रूप में देखा जाए, इसको लेकर एक रणनीति और बिसात बिछाने की परिस्थितियों को जीने के लिए आ चुके हों, तब ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक एक सीट का महत्व तो होगा ही। और यह कोई आसान बात नहीं है कि आप एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं।
ये इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसके साथ चाहे अनचाहे उस विचार और विचारधारा को जोड़ दिया गया है जो सत्ता और संख्या बल के हिसाब से चलती है। विचार और विचारधारा दूर की गोटी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जब कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किया तो उस समय किसी के जहन में नहीं आया कि सरदार पटेल कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के हो जाएंगे। किसी के जहन में ये सवाल नहीं आ रहे थे। ऐसे बहुत सारे किरदार कोई समझ नहीं पा रहा था इस दौर में हेडगेवार को जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, गोलवलकर का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राष्ट्रीय तौर पर स्थापित करने की सोच क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है। बहुत सारे सवाल हैं इन जहन में, लेकिन उन सवालों का जवाब सत्ता को विचार और संख्या बल को विचारधारा मानने की दिशा में जब बढ़ जाएगा तो फिर इसका एक ही मतलब होगा, सत्ता रहेगी साथ तो ही तो कुछ होगा। और जब सत्ता नहीं रहेगी तो हम किसी भी विचार और विचारधारा के आश्रय चलें उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। तो क्या भारत की राजनीति में अब कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है, कांग्रेस धराशायी हो चली है, कांग्रेस के होने या ना होने की कोई जिक्र करना शायद वक्त जाहिर करना है? यकीनन आप कह सकते हैं कांग्रेस इस परिस्थितियों को जी रही है, इससे कहां इनकार है। लेकिन कांग्रेस को खड़ा जो लोग करना चाहते हैं और जो अभी तक पूरे ढांचे को बनाए रहे, जरा उन परिस्थितियों में एक बार जाकर देखिए। कांग्रेस सत्ता वाली पार्टी रही मोदी काल से पहले, बीजेपी विपक्ष की पार्टी रही मोदी के आने से पहले, लेकिन सत्ता वाली पार्टियों के जरिए इस देश के तमाम कॉरपोरेट्स के कितने हित साधे गए और सभी उस कॉरपोरेट और उस पूंजी की गुलामी ही तो कर रहे थे। मौजूदा वक्त में वही कॉरपोरेट और उसी पूंजी को जब मौजूदा सत्ता ने गुलाम बना लिया तो वह लोग जिन्होंने सत्ता भोगी है वह सत्ता के साथ ही खड़े होंगे, उनको कोई चेहरे में अंतर नजर नहीं आएगा और नहीं नजर आ रहा है। सब कुछ एक समान दिखाई देगा, एक समान लगेगा, लेकिन इस देश की जनता ने तो अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने विचारों को किस रूप में धीरे धीरे डेवलप किया है और आने वाले वक्त में यह भारत कैसा हो इसको लेकर भी सोचा जाता है या नहीं सोचा जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव संयोग से उसी चेक एंड बैलेंस पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि राज्यसभा में बीजेपी की सीटें कितनी कम हो जाएंगी और उसके बाद स्थिति नाजुक हो जाएगी पार्लियामेंट तक में, जो कि मोदी गवर्नमेंट के लिए किसी भी नए रिफॉर्म के नाम पर जो भी गड़बड़ी होनी है इस देश के भीतर में, चाहे पीएसयूज को बेचा जाना हो, बैंक को कंगाल बनाना हो, निजीकरण करना हो, मोनेटाइजेशन करना हो, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर को कॉरपोरेट के हवाले करना हो, उस पर ब्रेक लग जाएगी अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी नहीं जीतती है। बीजेपी को बहुत कुछ तय करना है। बीजेपी को 2080 की बिसात से पहले भी उन परिस्थितियों को भी देखना समझना है कि क्या वाकई उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक आखिरी बात हर किसी के जहन में आनी चाहिए। यह बार बार जिक्र हो रहा है कि इस उम्मीदवार के आने से इस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा गया कि जैसे ही आरपीएन सिंह आ गए, जिक्र होने लगा देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर यानी पूर्वांचल की स्थिति। यहां पर जिक्र हो रहा है कैराना के जरिए पूरे पश्चिमांचल का, नाहिद के जरिए पूरे पश्चिमांचल की राजनीति में दोबारा जाट मुसलमान आमने सामने कैसे खड़े हो जाएं, इन भी परिस्थितियों को टटोला जा रहा है। लेकिन भूख पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती है, महंगाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती है, बेरोजगारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखती है। और इन तमाम परिस्थितियों में हर युवा जब शाम के वक्त घर लौटता है तो माँ बाप की मजबूरियां भी शायद इन नेताओं के चेहरों को और इन नामों से उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है और अपने तौर पर अंदरूनी सर्वे जो आरएसएस का है, जो बीजेपी का है, जो समाजवादी पार्टी का है और जो कांग्रेस का है, ये सारी परिस्थितियां और मायावती का भी एक अंदरूनी है, सबकी परिस्थिति में एक चीज कॉमन है, परिणाम इस बार चौंकाने वाले होंगे। ये चौंकाने वाले परिणाम क्या होते हैं, यह एक अबूझ पहेली है। लेकिन इस अबूझ पहेली का आखिरी सच यही है कि जिस तरीके से आरपीएन सिंह को शामिल कराने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में दो दो डिप्टी सीएम नजर आते हैं, अपर्णा यादव शामिल होती है तो सीएम और सारे डिप्टी सीएम और पूरा कुनबा बीजेपी का, जिसमें देश के गृह मंत्री भी नजर आते हैं, हर कोई नजर आता है। और आज भी यहां पर 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जब नजर आते हैं, ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती है?
सभी की सांस अटकी है। यूपी में सत्ता गई तो आने वाले वक्त में उनके लिए दिल्ली भी नहीं बचेगा, और यूपी में सत्ता पालेंगे तो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल डालेंगे। और ऐसे में विचार और विचारधारा, सत्ता और संख्या बल ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।